अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कोई इंसानी जानों के ज़िया को जस्टिफाई नहीं कर सकता, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई। कैसे हो सकता है कि किसी मुल्क की पॉलिसी खून बहाना हो और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें सिर्फ एक साल, जी हाँ, गुज़श्ता एक साल में लगभग 1100 दहशतगर्दी के हमले हुए हों। एक ऐसा मुल्क जो दहशतगर्दी की तारीफ़ ऐसे जानता है जैसे दिन को दिन और रात को रात कह दिया जाए। एक ऐसा मुल्क जो दहशतगर्दी के नाम पर कुर्बानियाँ दे रहा हो, और एक ऐसा मुल्क जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ 2 सुपर पावर्स की जंग एक फ्रंट लाइन स्टेट की हैसियत से लड़ चुका हो। उसे दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार ठहराना या बेवकूफ़ी है या फिर कोई साजिश। इंडियन मीडिया और उनकी मोदी सरकार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे नफ़रत बेच रहे हैं जैसे उनका सियासी जो उनकी बका है, उनके जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है, वो सिर्फ पाकिस्तान की मुखालफत में ही छुपा हुआ हो। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा। जैसे ही इंडियन सरकार या उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगते हैं तो ये भारतीयों के आगे पाकिस्तान को ही बेचने लगते हैं, और ये सबसे आसान लगता है उनको पाकिस्तान को बेचना अपनी आवाम के नज़दीक, कभी दहशतगर्दी के नाम पर तो कभी डिप्लोमेसी की हार पर। नाजरीन, अभी जंगी जुनून सर पर लिए मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करने का इरादा रखता है। नाजरीन, ये भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज की नालायकी कहें या हट धर्मी कि किसी इन्वेस्टिगेशन के बगैर महज चंद मिनटों में पहलगाम का वाक़या पाकिस्तान के सर डालकर पीछे मुड़कर देखने को तैयार ही नहीं। इनकी मिसाल ऐसे है कि कौवा कान ले गया और अपने कान को नहीं देखते बल्कि कौवे के पीछे दौड़ने लगते हैं। अब सूरत हाल ये है नाजरीन कि एक ऐसे सानहे पर 2 न्यूक्लियर पावर्स अपनी फ़ौजों को लेकर आमने सामने आ गई हैं, जिस सानहे की कोई ग्राउंड ही नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और जिसके हकायक भी पूरी तरह से अभी तक सामने नहीं आए। ये इंडिया का जंगी जुनून नहीं तो क्या है कि दहशतगर्दी का वाक़या होते ही भारत ने फैसला कर लिया कि ये पाकिस्तान ने किया है। ये इंडिया का वॉर हिस्टेरिया नहीं तो क्या है कि 1960 के सिंतास मुआहदे को तोड़ने का वो ऐलान कर देता है। ये इंडिया का जंगी जुनून नहीं तो क्या है कि सारे पाकिस्तानियों के वीज़े कैंसिल करके उन्हें भारत से निकलने का हुक्म दे दिया जाता है। ये इंडिया का वॉर हिस्टेरिया नहीं तो क्या है कि ये सोचे समझे बगैर कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक, एक एटमी ताकत है, उस पर हमले का प्लान कर लेता है। ये इंडिया का जंगी जुनून नहीं तो क्या है कि माजी में उनकी सर्जिकल स्ट्राइक्स का ऐसा जवाब दिया जा चुका जिसमें कभी अभिनंदन तो कभी कमांडर कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान में दरअंदाजी का एतराफ़ किया। ये इंडिया का वॉर हिस्टेरिया नहीं तो क्या है कि किसी भी डिप्लोमेसी को मद्देनज़र रखे बगैर एम्बेसडर्स को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया जाता है। नाजरीन, ये भारत सिचुएशन को किस तरफ लेकर जा रहा है, कैसे इस सूरत हाल को पाकिस्तान को टैकल करना चाहिए, मैं बात करूंगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान, दिफाई तज्ज़ियाकार, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपका। मसूद साहब, भारत ने जब वाक़या हुआ मंगल वाले रोज़ पहलगाम का, उसके चंद ही मिनटों के बाद जिस तरीके से एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हुआ भारतीय मीडिया पर, और भारतीय मीडिया ने तो एक जंग छेड़ने में, वो तो उनको लग रहा था कि जंग अभी के अभी शुरू हो जाएगी। तो पाकिस्तान ने क्या लेट रिस्पॉन्ड किया? नहीं, पाकिस्तान ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ रिस्पॉन्ड किया और अकॉर्डिंगली देखे हालात पर देखा, उसके बाद रिस्पॉन्ड किया। लेकिन इंडिया, जिस तरह आपने कहा, इंडिया ने तो देखें कि हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर दी कि 3 बजे वाक़या हुआ, 3:05 पे रॉ एफिलेटेड जो अकाउंट्स थे वो खबर दे रहे थे कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। आज जो FIR बनी है उसमें वो 1:40 से लेकर 2 और डिफरेंट टाइमिंग उसमें आ गए हैं। तो वो एक हाइप उन्होंने क्रिएट की है कि वॉर हिस्टीरिया उन्होंने क्रिएट किया कि जैसे पाकिस्तान आके कश्मीर को हमने कैप्चर किया है, वी आर एडवांसिंग टुवर्ड्स, और आगे जा रहे हैं बाकी स्टेट्स की तरफ। तो एक ऐसी सिचुएशन थी। देखें, ये चीज़ें बाय डिज़ाइन होती हैं और बाय डिज़ाइन। और वैसे भी झूठ के कोई हाथ पैर तो होते नहीं हैं। एक झूठ छुपाने के लिए आपको 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं, जो भारतीय मीडिया कर रहा है और अब तक कर रहा है, और करके फंस गए हैं ना, पकड़े गए। FIR को आप देख लें,
उस FIR में जो टाइमिंग्स का डिफरेंस है, जब पहले खबर ये चला रहे थे, नैरेटिव था कि हिंदूज वर आइडेंटिफाइड और फिर इसके बाद देवर किल्ड, जबकि इधर लिखा है कि अंधाधुंध फायरिंग हुई और सरहद पार जो आकाओं के एमा पे किया, और 10 मिनट के अंदर जिस तरह आपने कहा कि ये हुआ, तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। आपको मैं बड़ा क्लासिक मिसाल देता हूँ कि फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के 2 मिसालें देता हूँ कि जब छत्तीस सिंहपुरा इसी इलाके में, इसी ज़िले में है, अनंतनाग इस्लामाबाद में, जहाँ पे 35 सिखों का कत्ल किया गया जब प्रेसिडेंट क्लिंटन वाज विजिटिंग इंडिया आफ्टर 22 साल में किसी अमेरिकन का विजिट था, और उनको बताया गया ये पाकिस्तानी दरअंदाज आए थे, मार के चले गए हैं। तो लेकिन बाद में 2017 में एक इन्वेस्टिगेशन, जिस टीम के मेंबर थे जनरल गिल, उन्होंने कहा ये बीजेपी ने करवाया था, इनसाइड जॉब था, इंडियन मिलिट्री ने किया था, दे हैव वांटेड टू इम्प्रेस क्लिंटन। और मैडलिन अल्ब्राइट की एक किताब है मैडम सेक्रेटरी, उसका जो प्रीफेस है वो क्लिंटन ने लिखा, और क्लिंटन ने उसमें लिखा हिंदू मिलिटेंट्स किल्ड 6। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता था। अभी भी तो जेडी वेंस दौरे पर थे जब सब कुछ हुआ, तो वाज़ेह लग रहा था कि प्लान था कि इस दौरे के दौरान हमने ये सब करना है और बताना है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। एग्जैक्टली। और फिर पुलवामा में देखें, बेसट की मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद गाजी, इन्होंने कहा मार दिया गया है, जबकि अब्दुल रशीद गाजी जो था 2007 में लाल मस्जिद के ऑपरेशन में मारा गया था। सत्यपाल मलिक ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि जी ये तो अंदर का काम था, मैं तो मोदी को कह चुका था, ही वाज गिवन ए शट अप कॉल। प्रशांत भूषण ने कहा कि जो उनके वो लॉयर है, उन्होंने कहा कि ये अंदर का काम है। और वो जो अर्नाब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी वाज द फर्स्ट चैनल जिन्होंने खबर ब्रेक की 5 मिनट के अंदर, तो कैसे जिस तरीके से यहाँ पे रा के अकाउंट्स को खबर जा रही थी, और फिर वो एक जो चैट लीक हुई बिटवीन अर्नाब गोस्वामी और वन दास गुप्ता कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, तो ये भी सारे ऑर्केस्ट्रेटेड थे, और जिस तरीके से सबूत है और सारा कुछ हम मिल चुके हैं। जनरल हुदा उस वक्त पुराने नादरन आर्मी कमांड के कमांडर थे, उन्होंने कहा इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर 350 kg ऑफ एक्सप्लोसिव फ्रॉम अक्रॉस LOC, और 5 मिनट के अंदर कैसे पता चल गया 350 kg है। सो ये अभी ये एक्सपोज होते जा रहे हैं, और बेसिकली वो और दुनिया के रवैये की समझ नहीं आ रही ब्रिगेडियर साहब, दुनिया इतना क्यों चिलचिला रही है? दुनिया तो लग रहा है कि उनका जो टिल्ट है वो भारत के साथ है। हमारे यहाँ भी जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ जिसमें निहत्ते लोगों को जो है ना वो उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया उनको। तो दुनिया को हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो नज़र क्यों नहीं आते? देखें, एक तो चीज़ है, जब किसी ने खुल के ऐसी बात नहीं की है, अब मैं यूनाइटेड नेशन वाला भी देख रहा था, बाकी भी चीज़ें उन्होंने कंडम किया, जो जाफर एक्सप्रेस भी उन्होंने किया था। लेकिन ये है कि हमें ये बात माननी चाहिए, जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो एट टाइम्स हमने देखा है कि जो इंडिया चीज़ें करता है वो इग्नोर कर देते हैं, और वो कहते हैं इसको जाने दें। और डिस्पाइट द फैक्ट कि 5 आइस कंट्रीज़ में ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में, सिखों के असैसिनेशन में, हरदीप सिंह नजर के असैसिनेशन, पन्नू के असैसिनेशन का प्लॉट है, अवतार सिंह खांडा को मार दिया उधर यूनाइटेड किंगडम में, परमजीत सिंह पजवर को लाहौर में मार दिया, 22 कश्मीरियों के असैसिनेशन हमें द गार्डियन ने स्टोरी की। इन सब में है तो एस्टेब्लिश है कि इंडिया एक रोग स्टेट है, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है, टेररिज्म पाकिस्तान में करा रहा है। और चक हैगल किसी ज़माने में जब सेक्रेटरी डिफेंस थे, उन्होंने कहा था कि ये अफगानिस्तान को इंडिया इज यूजिंग एज ए सेकंड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान। सारा कुछ है, लेकिन इंटरेस्ट के गेम में। सो द क्वेश्चन, हमारे लिए लेसन क्या है? हमने वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर नेशनल इंटरेस्ट, वी हैव टू डिफेंड अवर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। और चीफ ने बड़ा वाज़ेह तौर पे इस पे कहा है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी ये कहा है, अगर आप पानी रोकोगे, उसको डाइवर्ट करोगे, दैट इज एक्ट ऑफ वॉर, और उसके लिए वी कैन गो टू एनी लिमिट। तो ये तो एक ऐसा मसला है जिस पर वाकई आपको लगता है कि जंग के जो खदशात हैं वो बढ़ गए हैं? जी देखिए, इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि इसमें एक तो ये है कि इट विल नॉट बी ए सॉर्ट ऑफ ए फुल फ्लेश कन्वेंशनल वार या कोई हॉट वार नहीं होगी। स्टिल अभी क्या लाइकली सिनेरियोस हो सकते हैं कि सिंस अभी आपने सुना होगा कि LOC पे कि वहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं, लिपा वैली वाली साइड में भी फायरिंग वगैरह हुई है। हो सकता है जो सीज फायर इंटैक्ट था उसको भी वो कहेंगे नल एंड वाइट है, और उसके रिजल्टेंटली दे कैन गो फॉर अटरली एंड मॉर्टर शेलिंग।
तो जिससे ज्यादा फिर नुकसान का अंदेशा होता है कि जिसमें सिविलियन कैजुअल्टीज ज्यादा होंगे। लेकिन सबके बाद भी जो सिंध तास मुआहदे को उनकी मुअत्तली है, उसके लिए तो इंडिया पाकिस्तान को जब तक बैठेंगे नहीं, बात नहीं होगी ऑफिशियली, या किसी तीसरे मुल्क को इंटरफेयर करके ये मसला पानी वाला सॉल्व करवाना पड़ेगा। देखें शाजिया, बड़ा क्लियर है, जो इंडस वाटर ट्रीटी बहुत क्लियर है। 9 साल लगे इसको फाइनलाइज करने में, और 9 साल के बाद इट वाज वर्ल्ड बैंक जिसने फैसिलिटेट किया एंड वर्ल्ड बैंक वाज द गारंटर। और इसके बाद कराची में ये तो कश्मीर के भी बड़े मामलात हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में, उसकी तो कोई पासदारी नहीं की। नहीं, लेकिन इस पे पासदारी देखिए इसलिए होगी कि पास में उसमें ये शिके में लिखा होगा कि कोई यूनिलेटरल कोई अमेंडमेंट चेंजेस नहीं कर सकता है। कोई मसला होगा, इट विल बी रेफर टू वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक अपने एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा और वो आगे डिसाइड करेंगे। और सेकेंडली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। लेकिन इंडिया की हिम्मत नहीं होगी कि आप देखेंगे कि ये ऐसा हो। ऑलरेडी देखें कि वो हमारी चीज़ों को मान नहीं रहा था, देखें इंस्पेक्शन नहीं हो रहे थे, हमें फ्लड की इतलात नहीं दे रहा था, तो वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहा है, अपने मनमानी कर रहा था। लेकिन उसकी इतनी जुर्त इंडिया की नहीं होगी पानी को डाइवर्ट करे या इसको रोके। और पाकिस्तान ने वाजे किया है, अगर आप बैराज बनाओगे, कोई डैम बनाओगे तो वी विल स्ट्राइक, और उसका लग पता जाएगा। बहुत शुक्रिया दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद खान साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इलेक्शन का मामला हो या इख्तियारात की जंग हो, कानून बदलना हो या आइन या फिर अदलिया में जजेस की तैनाती करना हो, हर मामले पर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमेशा एक डिवीज़न रही है और आज भी है, और आज भी एक सियासी लड़ाई चल रही है। लेकिन भारत की तरफ से पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ना, जंगी धमकियाँ देना, इस पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें आपस में इख्तलाफात भुलाकर एक पेज पर ज़रूर हैं और भारत को ये वाज़ेह पैगाम दे रही हैं कि पाकिस्तानी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। अगर इंडिया ने कोई एडवेंचर किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज सेनेट में भारत की आबी जारियत यानी दरियाओं का पानी बंद करने के ऐलान के खिलाफ एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई। इस करारदाद के लिए भी हुकूमत और अपोजिशन हम आवाज़ होकर भारत को ललकारती नजर आई। पूरी कौम इस वक्त एक है भारत के खिलाफ। नाजरीन, कौमी बयानिए के साथ खड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां इस नाजुक सूरत हाल पर पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाने का मुतालबा कर रही है, वहीं उसने एक बार फिर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा दोहराया है। PTI का ये मानना है कि इन जंगी हालात में कौमी इत्तफाक राय पैदा करने और पूरी कौम को इकट्ठा करने के लिए इमरान खान की रिहाई ज़रूरी है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं कि जंग तो सिपाहियों ने लड़नी है, हम पाकिस्तान के सिपाहियों के साथ खड़े हैं। जो सियासत में बिगाड़ पैदा करते हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जबकि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने तो ये पेश गोई भी की है कि बहुत जल्द फॉर्म 47 वाले खुद अडयाला जेल में इमरान खान से मिलने जाएंगे। में इस वाक़े को लेकर सारी हुकूमत हो या अपोजिशन इकट्ठे हो गए हैं। वैसे ही पाकिस्तान में भी बदतरीन पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बावजूद तहरीक इंसाफ ने नहायत मेचॉरिटी दिखाते हुए फौरी रियासत के साथ खड़े होने का फैसला किया है। क्या ये फैसला हतमी है और इमरान खान की मर्जी के मुताबिक है? क्या अडयाला में इनसे मुशावरत हो चुकी या मुलाकात के बाद फैसला होगा या इस फैसले को बदला जाएगा? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेख वकास अकरम साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। शेख साहब, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि सियासी इख्तलाफात हों, 100 इख्तलाफात हों, लाख इख्तलाफात हों, लेकिन जब बात आएगी कौमी सलामती पर और धमकियां देगा भारत तो सारी पॉलिटिकल इलीट जो है, पॉलिटिकल जमातें जो हैं, वो एक पेज पर इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें एक मैसेज मिल भी रहा है। लेकिन जो बात सलमान अकरम राजा साहब कर रहे हैं कि जो सियासत करते हैं, सियासत में बिगाड़ पैदा करते हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखें, ये तो गालिबन वो हुकूमत का ही कह रहे होंगे और किसका कह रहे हैं। मगर ये बात मैं थोड़ी सी आपकी बात, आपके सवाल से मुझे एक चीज समझ आई। हम
हुकूमत के साथ नहीं है, ना हुकूमत के स्टांस को हम वो करते हैं। हम तो ये समझते हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान को फौरी जवाब देना चाहिए था इस बुज़दिल, नालायक और निकम्मी हुकूमत ने, उसमें 1.5 दिन का डिले किया है। उनकी धमकियों के 1.5 दिन के बाद ये 4 ऐसे अनवांटेड चेहरे जिनको ये कौम देखना नहीं चाहती है, वो टीवी के ऊपर बैठ के एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, और ये एक स्टूपिड हरकत है। इनको फौरी रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। लीडरशिप का वैक्यूम है, इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि इन्होंने क्या करना है, किस तरीके से डील करना है, और क्या इनके मुंह से अल्फाज निकल रहे थे और ये क्या कर रहे थे। सो हम हुकूमत को सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल हम इस बात को अर्ज करते हैं कि बिल्कुल दिस इज टाइम टू यूनाइट एज अ नेशन, दिस इज टाइम टू बी यूनिफाइड एज अ नेशन एंड सपोर्ट उन जवानों को जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, हुकूमत को नहीं। वो बिल्कुल उन्होंने कहा जो बिगाड़ पैदा करने वाले हैं उनको नहीं, और वो सिपाही जो लड़ता है बॉर्डर पे पाकिस्तान के लिए, उसकी माओ को भी सलाम है। और हिंदुस्तान अगर ये समझता है कि वो पाकिस्तान पे कोई दरअंदाजी कर सकता है या हमला कर सकता है, तो हम जो है अगर ऐसी कोई, मैं तो अभी आप लोगों की तारीफें कर रही थी, मुझे तो अच्छा लग रहा था। एक हम मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जा रहा है आवाम को ये मैसेज के पूरी कौम साथ है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस वक्त एटलीस्ट नजर नहीं आनी चाहिए, और आप अलग ऐलान कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत के साथ नहीं है। मैं ऐलान कह रहा हूँ, आपके एक अच्छे बयान की वजह से हमने को अपनी पॉलिसी तो नहीं तब्दील कर रही ना। आर पॉलिसी हम एज अ कौम इकट्ठा होने को बिल्कुल जो है वो प्रमोट करते हैं, और कह रहे हैं कि दिस इज अ टाइम टू बी यूनाइटेड एज अ नेशन, ताकि जो हमारे जवान वहां पे लड़े इन हिंदुस्तानी फौजियों के साथ, तो उनको एक कॉन्फिडेंस हो कि कौम उनके पीछे खड़ी है। मगर कौम ये स्टोलन मैंडेट वाले फॉर्म 47 वाले डाकुओं के पीछे नहीं खड़ी, इसलिए कौम को यूनिफाई नहीं कर सकते। कौम को यूनिफाई सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, जिसका नाम इमरान खान है। तो इस मुश्किल वक्त में अगर कौम को यूनिफाई करना है तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इमरान खान को निकालें ना जी, इमरान खान को निकालें ना, ये क्या बात है। इमरान खान को बाहर निकालें, वो कोई हकी केसों के अंदर पड़ा हुआ है, नाहक केसों के अंदर पड़ा हुआ है। अगर इस वक्त भी रियलाइजेशन नहीं है, एक तरफ आप कहते हैं कौम यूनाइटेड हो जाए और सबको वो कॉन्फिडेंस मिले, और दूसरी तरफ आप उसकी बहनों, उसके रुफका और उसके वकीलों को नहीं मिलने देते, ये क्या आप क्या समझती हैं? तरीके इंसाफ वाले इंसान नहीं है। यानी कि आप उनके ऊपर मजालिम भी ढाता रहे हैं, आप उनके साथ वसायत करती रहे, और जब आपको जो है थोड़ी सी कहीं से धमकी लगे तो उसके बाद आप कहिए आओ इकट्ठे हो जाओ। हम इस रियासत के लिए भी इकट्ठे हैं, इस कौम के तौर पे भी इकट्ठे हैं, और हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी है, हम उनसे निपट भी लेंगे अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया। लेकिन आप मशरूत कर रहे हैं ना इस यूनिटी को इमरान खान की रिहाई से सर। भाई तो यूनिफाई वही कर सकता है ना, ये स्टोलन मैंडेट वाले चोर तो नहीं यूनिफाई कर सकते। हमारे बंदे तो इनकी शक्लें देखना पसंद नहीं करते, आप कह रहे हैं इनके पीछे खड़े हो जाओ, ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी नाराजगी इन लोगों के साथ आप लोगों को है जिनके पास आप समझते हैं इख्तियार ही नहीं है। नाराजगी तो आप लोगों की दूसरी तरफ है, जिनके साथ आप लोग बात करना चाहते हैं उनके साथ आप खड़े हुए हैं, उनको आप लोग सपोर्ट करते हैं। सबके साथ नाराजगी है। जिसने पाकिस्तानी कौम पे, पाकिस्तान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों, बच्चों और औरतों के ऊपर जुल्म किया है, सबके साथ नाराजगी है। नॉट मिसिंग माई वर्ड्स। तो फिल वक्त के लिए भी ये नाराजगी खत्म नहीं हो सकती? फिल वक्त के लिए आप इमरान खान को बाहर नहीं निकाल सकते। अच्छा, थोड़ी देर के लिए निकाल दें, ये इस चैलेंज से निपटने के लिए। नहीं, इमरान खान ने को बंदा मारेगा जी। कौम यूनाइट करनी है तो एक ही आदमी जो यूनिफाई कर सकता है, उसका नाम इमरान खान है। कटो बाहर उन्होंने। तो इमरान खान बाहर नहीं निकलेगा तो कौम में यूनिटी नहीं आएगी और हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आपके तासुर मिल रहा है भारत का मुकाबला तो भारत का, यू डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। भारत का मुकाबला तो हम करेंगे, और भारत का मुकाबला हम करते रहे हैं। इमरान खान की स्टेटमेंट्स आप वॉर मॉन्गरिंग इंडिया के खिलाफ देख लें तो इन लोगों से बहुत ज्यादा बोल्ड है, बहुत ज्यादा तकड़ी है। खुल के इमरान खान बोलता रहा, इनकी तरह चुन नहीं करता रहा, इनकी तरह मोदी का यार नहीं है वो सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप कॉन्फिडेंस से काम को करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा आपने ये इशू है। छोटा सा इशू इसलिए है कि कोई सबूत ही नहीं है, 2 नंबर केसेस हैं। आप कौम को इकट्ठा नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आपके मुजालिम भी चलते रहे और उधर से आप कौम भी आपके पीछे लगी रहे। कौम हिंदुस्तान से लड़ लेगी, खुद लड़ लेगी, समझ आई? कौम लड़ सकती है हिंदुस्तान की, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ऐसी की तैसी है, उनसे लड़ लेंगे।
उसमें हम सब बहसियत कौम इकट्ठे। लेकिन हुकूमत भी तो सख्त एक रवैया अपनाया, सख्त जवाब दे रही है, एक एलामिया जारी हुआ है जिसमें बाद किसी ने मेरे ख्याल है होश दिलाया 1.5 दिन तो बाद। तो सिफारती सिफारती तरीके से जो इनका एटीट्यूड था वो आप समझते हैं कि वो सेटिस्फाई नहीं है, वो नहीं कर सका। करना चाहिए, वो आपको तड़ियां लगा रहे हैं। हाँ। इतना बड़ा फॉरेन ऑफिस है आपका, उन्होंने तो हमले के कोई 5-10 मिनट बाद ही तड़ियां लगाना शुरू कर दी थी सर, उनका तो प्लान था। चले आपके पास सारी खबरें मौजूद हैं, मेरे पास तो सारी खबरें मौजूद नहीं है। ये खबर आपके पास है तो फिर हुकूमत के पास भी होनी चाहिए थी। उनका प्लान था तो आपका प्लान क्यों नहीं था? उनका प्लान था तो आपको क्या तकलीफ है? ये इतना बड़ा फॉरेन ऑफिस और इतनी बड़ी वजारतें को किस लिए रखी हुई है? दे देना सी जवाब फिर फौरी। ये कोई पॉलिटिकल मामला तो नहीं है, ये पाकिस्तान की कौमी सलामती का मामला है। इसमें गैर संजीदगी का क्या वो तुक बनता है? तो आप कह रहे हैं हुकूमत गैर संजीदा है इस सारे मामले में? कभी बुज़दिल नलायक लोग ने कॉन्फिडेंस नहीं है। जब कौम का कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब जेडे एमएनए बैठे सन उत्थे तीनों जेडे वजीर बने सन, असि उन्होंने एमएनए नहीं समझते, असि समझते हैं चोर ने जेडे चोरी दे मैंडेट नाल बैठे ने। तो आप उनको आगे से उन्हीं को आप मतलब वो 3 चेहरे आपने बिठा दिए हैं। तो किसको बिठाते? किसको बिठाते? इधर तो इमरान खान ही बैठेगा जी। तो क्या इंडिया को जवाब देने के लिए इंतजार करें कि इमरान खान को बाहर निकालें? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस वक्त तो एक मैच्योरिटी की जरूरत है। बातें कर रही हैं, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं आपको नहीं, आप कमेंट साथ कमेंट्री भी कर रही हैं, साथ वाला सवाल भी पूछ रही हैं। नहीं, आप चीजों को जोड़े हैं ना इमरान खान की रिहाई से। तो मैं ये क्या आप कह रहे हैं ना कि उनको जवाब देना है तो इमरान खान को बाहर निकाले, किन लोगों को बिठा दिया? आपने मेरे ख्याल में आपने हमारा शायद एलामिया नहीं पढ़ा। आप प्रोड्यूसर को कहें वो आपको एलामिया दे देता है, उसको जरा पढ़ लें, हमारे लोगों की स्टेटमेंट्स भी देख लें। राजा साहब की आपने स्टेटमेंट सुना, मैंने बताया ना, सारी स्टेटमेंट मैंने सुनाई भी है सर, मैंने बताई भी है। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि किन चेहरों को बिठा दिया। ऑफिशियली जो चेहरे हैं सर उन्हीं को बिठाना है ना, उन्होंने ही जवाब देना है ना। तो फिर उनको लोग पसंद नहीं करते। सॉरी, मैं भी पसंद नहीं करता, जाती तौर पे लोग भी पसंद नहीं करते। सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, हमारे बंदे उनका चेहरा नहीं देखना चाहते। अब किसी को कोई है खुशी तो बना ले बैठे। We don't accept those faces. तो सर फिर मुज़ाकरात, सर फिर जो मुज़ाकरात की एक कहानी शुरू की थी वो किसके प्रेशर पर की थी? इन्हीं चेहरों के साथ मुज़ाकरात की कहानी शुरू हुई थी ना सर। हमने शुरू की थी, ये चेहरे उनकी तरफ से आए थे। खान साहब ने कहा था कि नेगोशिएशंस कमेटी बैठाई जाए क्योंकि ये निज़ाम ऐसे ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। मुज़ाकरात में हमने अपनी रिहाई की बात नहीं की थी। मुज़ाकरात में हमने कहा था कि आप 26 और 9 के हवाले से जुडिशियल कमीशन बनाए, अगर आपको याद होगा तो। जी हाँ जी, बात वहीं पे आकर रुकी थी। अब हाँ जी, अब हम आपको ये कहते हैं कि बात यह है, ऐलानिये में वाज़ेह लिखा है कि हम अपनी पाक फौज के जवानों के साथ खड़े हैं, वाज़ेह लिखा हुआ है जी। और हम हिंदुस्तान के साथ लड़ने के लिए अपनी जानें भी देनी पड़ी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को, तो हम खुद जाके बेशक बॉर्डर पे खड़े हो गए, हम अपनी जानें भी देंगे। सही। हम इस कौम की हिफाजत के लिए बहैसियत नेशन इकट्ठे होने के लिए जो है वो बिल्कुल हम इकट्ठे भी हैं और इकट्ठे रहेंगे भी। सही, हिंदुस्तान के खिलाफ तो डिवीजन का ताल्लुक नहीं पैदा होता, मगर ये जो इरिटेंट्स बीच में है ये भी हकीकत है। इन डाकुओं चोरों के इक़्तिदार में होते हुए और खान की जेल में होते हुए आप बार बार ये कहें कि जी को हुकूमत के पीछे अफरा नहीं, ये हमसे ये दामे नहीं होते हमारे से। हसीना दे पीछे कोई नहीं ऐसे हुकूमत दे। अच्छा, हसीना ने हुकूमत समझ दे, ठीक है। हम हिंदुस्तान के खिलाफ हैसियत कौम का मतलब ये नहीं है भाई ये कौम के मामे बन गए जो यहाँ पे इक़्तिदार में बैठे, इसका ये मतलब नहीं है। हैसियत हिंदुस्तान के साथ लड़ने के लिए तैयार है, हैसियत कौम अब यूनाइटेड है और हैसियत कौम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ना करे ऐसा हो, बट व्हेन टाइम कम्स यू विल सी कि तहरीक इंसाफ हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई में कैसे आगे खड़ी होगी, मगर इनके पीछे नहीं, ये नहीं। सही। शेख साहब, मौलाना साहब के साथ बात क्यों नहीं बन सकी? वो तो नहीं किसी सियासी इत्तेहाद में का हिस्सा बनना चाहते, नहीं चलना, वो नहीं कन्विंस हो सके। उन्होंने अपनी कंसर्न्स हमें बताई थी, वो कंसर्न्स भी हमने उनको बता दिया था कि जी आपकी सारी कंसर्न्स दूर कर देते हैं। डेरा इस्माइल खान के हवाले से भी थी, चीफ मिनिस्टर की भी बातें थी, चीफ मिनिस्टर ने सब क्लियर, वो कहते हैं ना पंजाबी में हम कहते हैं रस्सी छोड़ देती थी कि जिस तरह कहेंगे उसी तरह कर लें, जिस तरह कहेंगे उसी तरह कर लेंगे। सारे कंसर्न्स क्लियर करने के बाद अभी 5-6 दिन पहले राजा साहब मौलाना साहब को खुद भी मिले, उनको भी कन्वे कर दिया। अब उन्होंने कहा कि हम अपनी शूरा से मुशावरत करेंगे, वो अपनी शूरा से मुशावरत कर लें। करने के बाद उन्होंने नहीं एक फैसला किया तो उस पर हमको जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है क्या बैरियर्स थे उनके, ऐसे कौन से कंसर्न्स थे जो आप लोग देखें, क्योंकि हमें अभी तक हमें देखें मैं आपको बताऊं, हमें एंगेजमेंट जारी रखने का कहा खान साहब ने हमेशा कि आप
वो लेवल ऑफ एंगेजमेंट इनसे जारी रखें। अब मैं कोई ऐसी बातें करूंगा तो शायद वो एंगेजमेंट भी डैमेज होगी। तो ठीक है, हमने 26वीं तरमीम के खिलाफ भी उन्हें कायल करने की कोशिश की, उन्होंने फिर भी हुकूमत को वोट दे दिया। अब हमने फिर भी एंगेजमेंट जारी रखी। नहीं वो एक अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहते, उनकी इंडिपेंडेंट पार्टी है, हम तो अपनी तहरीक और हम अपना जो वो है वो जारी रखेंगे प्रोटेस्ट। हमारा बड़ा स्टेक है, हमारा ज्यादा नुकसान है जी। इंडिविजुअली नहीं, एज अ पार्टी। जाहिर है पार्टी कोई किसी और का तो साथ नहीं है ना। देखिए हुकूमत के साथ आप एंगेज नहीं अब करना चाहते, जाहिर है मुज़ाकरात के बाद जो कुछ हुआ दोबारा एंगेज नहीं हो सकता। अच्छा कि मौजूद है, SIC मौजूद है, MWM मौजूद है, GDA हमारे साथ है, आप कैसे कहती हैं इंडिविजुअली? सर आपने तो एक तहरीक शुरू करनी थी ना, तो इसको ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का है, ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस है। को कहेंगे वो जो जितना होता है उतना ही ग्रैंड होता है, और बाकी जब अपोजिशन अलायंस का कोई हिस्सा नहीं है तो हुकूमत का हिस्सा है। फिर तो आप कह रहे हैं कि मौलाना हुकूमत का हिस्सा है, मौलाना उस तरफ है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मौलाना वोटेड फॉर 26th अमेंडमेंट, आपको याद होगा। मेरे ख्याल में उस वक्त PTI ने बड़ी तारीफें की थी मौलाना साहब के रोल की सर। बिल्कुल, कि उन्होंने उसको मुसद्दे को टोन डाउन करने में बड़ा किरदार अदा करने की कोशिश की थी। हमने जो चीजें दी थी वो कि जो मेन चीज थी वो तो नहीं वो ला सके, मगर बाकी उन्होंने चीजें टोन डाउन करने में जरूर किया था और हमने उसमें उनका शुक्रिया अदा किया था। सही। शेख साहब मौलाना साहब के साथ भी एंगेजमेंट नहीं है, हुकूमत के साथ होकर खत्म हो चुकी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बात। शायद मेरी बात को गौर से नहीं सुना। मैंने कहा कि हमने एंगेजमेंट बाहर रखी हुई है मौलाना साहब के साथ, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे वो एंगेजमेंट खत्म हो। चलिए वो एक ऑफिशियली तो उनका एलामिया आ गया ना, मैं वो ऑफिशियली एक बात कर रही हूँ सर, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई रास्ते खुले नजर नहीं आ रहे एलामिये में ना। आप तो ये सारी कहानियां सुना के आप क्या कहना चाहती है भाई एंड ऑफ द वर्ल्ड आ गया, वो क़यामत आने वाली है सुबह? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। तहरीकों में 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे, ये काम चलता रहता है। ऐसे क़यामत नहीं आती सुबह, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, लेकिन तहरीक इंसाफ को जल्दी तो बहुत है ना इमरान खान को रिहाई दिलवाने की, तो ये तो लगता है वो तो जल्दी है। हाँ। वो तो जल्दी है, वो तो जल्दी, इसलिए कि नाहक पड़े हैं ना। हाँ। अगर कोई जुल्म या कोई गुनाह किया होता तो फिर और बात थी ना, कुछ भी नहीं किया ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पहलगाम में दहशतगर्दी के बाद मोदी सरकार जो कुछ कर रही है और तहकीकात और सबूतों के बिना कर रही है, क्या इससे ऐसे नहीं लगता कि स्क्रिप्ट पहले लिखा जा चुका है और इस दहशतगर्दी के वाक़े को बुनियाद बनाकर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? कहाँ है वो हमलावर? क्या उन्हें इंडियन एजेंसीज ने गिरफ्तार कर लिया है? क्या हमलावरों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है? क्या हमलावर पहलगाम में कोई ऐसा सबूत छोड़कर गए हैं कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान पर इतना इल्ज़ाम लगा रहा है इंडिया? क्या ये दहशतगर्दी का हमला और इस पर भारतीय रद्द अमल पठानकोट और उड़ी हमले जैसा नहीं? सारी दुनिया ने देखा, सबने देखा कि जब हमला हुआ उसके चंद ही मिनटों के बाद भारत के बड़े बड़े ट्विटर हैंडल्स ने पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाई और भारतीयों के लिए एक डायरेक्शन को सेट कर दिया गया कि ये मत सोचो कि कौन थे, कहां से आए थे, अगर कुछ करना है तो वो पाकिस्तान को ब्लेम करना है। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया, पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू किया। और फिर बात इस हद तक बढ़ गई और बढ़ा दी गई कि डिप्लोमेटिक चैनल्स भी बंद हो गए, हवाई रास्ते बंद हो गए, हत्ता कि एक दूसरे के ममालिक से शहरियों को निकलने की डायरेक्शंस दे दी गई। कितना आसान है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग करवाना कि किसी तीसरे मुल्क की खुफिया एजेंसी कहीं भी कोई दहशतगर्दी करे और 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जंग करवा दे। अब ये महज इत्तफाक है या साजिश कि मंगल के रोज़ 3 बजे पहलगाम में दहशतगर्दी का वाक़या होता है और 5 ही मिनट के बाद भारतीय न्यूज़ चैनल्स में एक हंगामा बर्पा होता है, एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो जाता है, सोशल मीडिया एक फिल्मी तर्ज का बयानिया अपनाने लगता है और इस वाक़े का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लग जाता है। सवाल ये है कि ये सहाफ़त है या प्रोपेगेंडा है? क्या ये खबर है या रियासती स्क्रिप्ट? सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय मीडिया पहलगाम वाक़े पर किसी किस्म की तहकीकात, फ्रांसिक रिपोर्ट्स,
इंटेलिजेंस शवाहिद आने से पहले पाकिस्तान को मुजरिम करार देकर क्या हासिल करना चाहता है। यह हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं है कि मोदी सरकार को भारत में अंदरूनी सतह पर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। वहाँ महंगाई है, वहाँ बेरोजगारी है, वहाँ किसानों का एहतजाज है और मुसलमानों समेत अक़लियतों के लिए भारत की ज़मीन तंग है, तंग कर दी गई है। इंडिया में लगभग 17 अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। तो ऐसे में इंडियन मीडिया को अपनी हुकूमत का मुहासबा करने की बजाय पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाना ही आसान रास्ता क्यों लगता है। आर्टिकल 370 के खात्मे की गैर कानूनी फैसले के बाद से मकबूजा कश्मीर और कश्मीरियों में एक घुटन का माहौल है। ऐसे में इंडियन मीडिया पर संजीदा गुफ्तगू की बजाय सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ नारे ही क्यों नज़र आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहने वाला भारत अपने मीडिया को क्या आज़ाद रखा हुआ है। अगर भारतीय मीडिया आज़ाद है तो हर ऐसे वाक़े के बाद हुकूमती बयानिए को ही जूं का तूं क्यों उठाता है। पूरा मीडिया एक लाइन पर चलना शुरू हो जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जज़ीरा और BBC जैसे सहाफ़ती इदारे कई बार ये पॉइंट आउट कर चुके हैं कि भारतीय मीडिया में हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलने का रुझान कम है। ऐसे माहौल में आवाम के लिए सच को तलाश करना मुश्किल है। जब हर टीवी चैनल, हर एंकर, हर सहाफ़ी एक ही ज़ुबान बोल रहा हो तो भारतीयों को लगने लगता है कि यही सच है, हर झूठ उन्हें सच लगता है। सवाल यह है कि भारतीय मीडिया इस जंगी जुनून से सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है या खुद अपने मुल्क में नफ़रत के बीज बो रहा है जो मुस्तकबिल में भारत के लिए ख़तरा बनेंगे। मैं बात करूंगी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी आपका। अतर, अभी शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ थे प्रोग्राम में, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने बड़ा स्लो रिस्पॉन्स किया, पाकिस्तान को जल्दी जवाब देना चाहिए था। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिएक्ट किया इससे सख्त रिएक्शन सामने आना चाहिए था? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि जिस तरीके से भारत ने रिएक्ट किया इस हमले के बाद, जिस आपने भी एक्सप्लेन किया, वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तरीके से, वो ये हमेशा का यूजुअल उनका तरीक़ाकार है, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। अब पाकिस्तान भी देखेगा उन चीज़ों को कि क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान रिएक्ट करेगा। मेरे ख्याल में जो उन्होंने इक़दाम उठाए उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी इक़दाम उठा दिए। एयर स्पेस बंद करने की बात हुई, वीज़े कैंसिल हुए, कुछ लोगों को मुल्क छोड़ने का कहा गया, तो ये पाकिस्तान ने भी इक़दाम उठाए। हाँ, कुछ लेवल के ऊपर जो चीज़ हमें मिसिंग नज़र आती है वो पॉलिटिकल माजी के अंदर जो पॉलिटिकल रिजॉल्व था या पॉलिटिकल क़यादत थी, वो जिस तरीके से मोदी साहब की इन हरकतों के ऊपर, जिनका जिक्र आपने किया कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ तंग हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, दीगर माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाता है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, इमरान खान साहब नाम लेके मोदी साहब का उनके ऊपर तनकीद करते थे। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सियासी क़यादत है, आई डोंट नो इसमें क्या मसलहत है कि मोदी साहब का नाम लेके नहीं कहा जा रहा कि वो क्या कर रहे हैं। उनकी जो इंतहा पसंदाना पॉलिसीज नहीं, ये उसका डायरेक्ट नतीजा है कि आज भारत, जैसा आपने भी जिक्र किया कि ये मुस्तकबिल में कोई नफरत के बीज नहीं, इस वक्त भी वहां पे शाजिया नफरत के बीज बो दिए गए हैं। जो कुछ हो रहा है दीगर रियासतों में, जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उसके अलावा दीगर माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है। तो यहाँ पे हमें एक देर तो नहीं हुई है, लेकिन वो फोर्स मुझे नजर नहीं आ रही हमारे पॉलिटिकल बयानिए के अंदर। क्यों हम शर्मा रहे हैं मोदी का नाम लेने से? क्यों हम शर्मा रहे हैं RSS की आइडियोलॉजी पे बात करने से? क्यों हम शर्मा रहे हैं हिंदुत्व जो वहां पे पॉलिसीज हैं? ये तो हमने एलामिये में कहा कि भारत के जो जंगजुआना इक़दामात हैं वो दो कौमी नज़रिए और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो पेशन गोइयाँ थी उनको सच साबित किया। जाहिर है कायद आज़म साहब ने जो कहा था कि दो कौमी नज़रिया जो पेश किया गया था कि ये दो कौमें इकट्ठी नहीं रह सकती, इनकी सोच, इनके नज़रियात, हिंदुत्वाना जो एक सोच है उनके साथ हम नहीं चल सकते, वो तो भारत साबित कर रहा है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। देखें, एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का खुदा न खास्ता किसी मजहब के साथ कोई झगड़ा नहीं है। हम नहीं किसी किस्म की मजहबी वॉर में जाए। कहीं पे भी दहशतगर्दी हो, चाहे वो भारत में कहीं हो या किसी और जगह पे हो, पाकिस्तान ने हमेशा मजम्मत की है, क्योंकि शाजिया हम इसे फील कर सकते हैं। अभी चंद हफ्ते पहले ही जो पाकिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, क्या उसमें हमारे पास सबूत नहीं थे? बहुत सारी चीजें थी, लेकिन क्या हमने एकदम से इस तरह इल्जामात लगाने शुरू कर दिए? माजी में शामुल शेख में जो इलामिया
अलमिया जारी किया गया था जब मनमोहन सिंह साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब का वहां पे समिट हुआ था, उसमें बाकायदा प्रैक्टिकली भारत ने इतराफ किया कि वो बलूचिस्तान के अंदर उनकी मुदाखलत है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें अपना थोड़ा सा स्टांस खुल के बात करनी चाहिए। लेकिन दुनिया में तो देखे ना, जाफर एक्सप्रेस का इतना बड़ा वाकया होता है, दुनिया को तब होश नहीं आता है, दुनिया तब हिलती नहीं है। इस वाकये पर दुनिया जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है तो साफ लगता है कि भारत के उनके साथ क्या इंटरेस्ट है और हमारी क्या औकात है। देखिए, हार्श रियलिटी है शाजिया, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है, कभी इससे हम $10 मांगते हैं, उससे $20 मांगते हैं, उससे कर्जा मांगते हैं, तो फिर उसी तरीके से दुनिया हमें ट्रीट करेगी। फिर चाइना के मुकाबले में भारत को इस रीजन के अंदर खड़ा करना है, तो इसी वजह से वहाँ पे सारे लोग भी आते हैं। अमेरिका के नायब सदर वहाँ पे आए हुए थे, यहाँ पे तो कोई जेंट्री बीच आ जाए तो पूरी हुकूमत उससे मिलना शुरू हो जाती है। तो हमें तो सफारती सतह के ऊपर उस तरह की पजराई तो कहीं नहीं मिल रही, हमें ये रियलिटी माननी पड़ेगी। और भारत के बहुत सारे गलत कामों को भी दुनिया जानते हुए समझते हुए भी इग्नोर करती है। उसकी इकोनॉमिक पावर है, उसकी पॉलिटिकल पावर है, चाइना का मुकाबला उनसे करवाना है मगरिब ने। बाकी जो दहशतगर्दी है वो तो कनाडा हो जाए, अमेरिका हो जाए, वहां पे भारत के अपने ऑपरेटिव्स पकड़े गए हैं, सबूत मिले हैं। क्या उनको नहीं पता कि ये क्या कुछ पर हमें हमारे लोगों को एक्टिव नहीं होना चाहिए था? अमेरिका में भी, कनाडा में भी, इंग्लैंड में भी बावर करवाना चाहिए था दुनिया को कि इंडिया ने कनाडा की जमीन पर क्या किया, अमेरिका में क्या किया, कश्मीर में क्या करा। यहाँ पे हमारी थोड़ी कोई नाअहली नजर आती है। देखिए, हमें एक नेशनल रिस्पांस देना है जिसका आप भी जिक्र कर रही हैं, और नेशनल रिस्पांस में तमाम पॉलिटिकल पावर्स को आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी पावर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप उसको इससे आउट कर दें, और जो सबसे मकबूल लीडर है उसको इससे आउट कर दें, जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ा है। आपको इमरान खान साहब से उनके लीडर्स को मिलने दें। आप देखें ना, हम सियासी तौर पर क्या कर रहे हैं शाजिया, आज भी हम इमरान खान साहब की बहनों को नहीं मिलने दे रहे, उनके लीडरान को उनसे नहीं मिलने दे रहे। देखें, ये मौका है, इस वक्त सियासत की जरूरत नहीं है, कोई भी सियासी जमात सियासत ना करे, लेकिन एक मुश्तरका यहां से जाना चाहिए हमारा रिस्पांस। इवन के इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और हमेशा वो इस किस्म के इल्जामात पाकिस्तान पे लगाते हैं, जो एक अच्छी बात है। एक सारा इसी किस्म का यहां से ये मुश्तरका बयान कैसे जाए? अब जब पीटीआई इसको नत्थी करेगी, जोड़ेगी इस यूनिटी को इमरान खान की रिहाई से, क्या आप इमरान खान को रिहा करते हैं? इस वक्त बड़ी ज़रूरत है, पूरी कौम अगर इकट्ठी होगी तो वो तो एक शख्स के पीछे इकट्ठी होगी। डू यू रियली थिंक कि इस मौके पर आप अपनी इस आवाज़ को उठाकर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं? आप देखिए, आप इमरान खान साहब को ना छोड़ें, वो तो अदालती अमल के नतीजे में जो भी होगा वो होगा, लेकिन कम से कम उनकी मुलाकात तो करने देना। देखिए, जब आप कौमी रिस्पांस की बात करते हैं तो इमरान खान तो कौम का नुमाइंदा है ना, सबसे ज्यादा उसने वोट लिए हैं। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे या बहुत बुरा लगे, इमरान खान के सबसे ज्यादा एमएनए हैं, सबसे ज्यादा वोट है, तो वो तो कौम के नुमाइंदे हैं। तो आपको उनको ऑन बोर्ड तो लेना पड़ेगा, कम से कम उनके लीडरान की उनसे मुलाकात करवाएं, ताकि वो भी कोई उधर से भी कोई बयान आए। इधर तो मियाँ साहब की जानिब से अभी तक कोई ट्वीट भी नहीं आया, कोई मोदी का नाम लेके कोई जिक्र किया गया इनकी जानिब से, बिलावल साहब की जानिब से, नवाज शरीफ साहब की जानिब से, या जरदारी साहब की जानिब से। ये तो नाम लेते हुए शर्माते हैं कि कोई मगरिब नाराज हो जाएगा हमसे। तो ऐसी जब तक इस तरह की आपकी इतनी हल्की आगे से आवाज होगी तो दुनिया तो उसको नोट नहीं करेगी। हमें आप कैसे मुकाबला करेंगे? भारत तो जंग की धमकियां दे रहा है। देखें, ये तो 70 साल से दे रहे हैं, और हमारी फौज ने कभी इनके आगे पहले कोई इनकी धमकी के ऊपर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात की जी हम बड़े डर गए हैं। ये तो हमेशा इस किस्म की बातें करते हैं। 70 साल से हमारे इदारे, हमारी जवान, हमारी फौज इनके सामने खड़ी है ना, और आज भी खड़े हुए हैं, और पूरी कौम भी जो है अपने इदारों के पीछे खड़ी हुई है। तो वो मसला नहीं है। हमारी फौज के अंदर, हमारी एयरफोर्स, नेवी, वो तमाम उनके अंदर ये सलाहियत है कि इनके किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर का वो जवाब दे सकते हैं। जो चीज लैक कर रही है वो पॉलिटिकल विल है, वो पॉलिटिकल साइड के ऊपर थोड़ी कोताहियां हैं, थोड़ी कमजोरियां हैं, उसको हमें देखने की जरूरत है। लेकिन एक और बहुत बड़ा जो एक कदम उठाया भारत ने, वो है आपका पानी बंद करना। सिंतास मुआहिदों को यकतरफा तौर पर, इंटरनेशनल ट्रीटी को यकतरफा तौर पर आप कैसे मुअत्तल कर सकते हैं? इसके लिए पाकिस्तान किस फोरम पर जाए, कहां आवाज़ उठाए, क्या करे पाकिस्तान?
देखिए शादिया, एक तो इसमें वर्ल्ड बैंक गारंटर है। ये वो मुआहदा है जिसमें दुनिया भर में इसको पढ़ाया जाता था कि देखें जी, जंगों के बावजूद ये मुआहदा चल रहा है और इस मुआहदे से वो यकतरफा तौर पे ना इसको मुअत्तल कर सकते हैं, ना वो इससे निकल सकते हैं, ना इसको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन ये अभी तो भारत ने एक बहाना बनाया है, लेकिन 2021 से भारत इसको खत्म करना चाह रहा है। वो पहले भी हुकूमतें पाकिस्तान को इस हवाले से लिख चुका है कि हम इस पे बात करना चाहते हैं और अभी इसके कैंसिल होने या मुअत्तल होने से पानी नहीं रुकेगा। लेकिन बहुत सारी जो हमारी एंगेजमेंट होती हैं, जिस तरह हमारा वफ्द यहाँ से जाता है, वाटर कमिश्नर यहाँ से जाते हैं, वहां से लोग आते हैं, वहां पे जो डैम बन रहे हैं उनका जाके हम मुआयना करते हैं, वो इधर आके चीजों को देखते हैं, वो सारी चीज रुक जाएगी। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि एकदम से भारत पानी नहीं रोक सकेगा, देखिए वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है और वो उसकी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। तो इस पे हमें लेकिन हम ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है? क्या कश्मीर में खिलाफ वर्जियाँ नहीं हो रही? क्या इसराइल जो फ़लस्तीन में कर रहा है, इसराइल को कोई शर्म है, या इसराइल कोई ख्याल कर रहा है, या इसराइल को पासदारियाँ हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की, या भारत को है जो अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं वो मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम भारत से? नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो अपने लोगों के साथ क्या कर रहा है, वहां पे जो उनका आईन है, क्या उनके मुताबिक लोगों को वहां पे हकूक मिल रहे हैं। लेकिन हमने तो अपना मुकदमा पेश करना है ना। हमारा चीन हमारा दोस्त है, हमने उसको ऑन बोर्ड लेना है। OIC का प्लेटफॉर्म मौजूद है, उधर जाके इस मसले को उठाना है, अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे उठाना है। फिर हमारे जो सफारतकार हैं, हमने उनको कहना है वो एंगेज करें। और फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, ये बहुत ज्यादा पिविटल है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए, खासतौर पे इस मौके पे कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी ऑन बोर्ड हो। उनकी बड़ी इंग्रेस है, चाहे यूरोपियन पार्लियामेंट हो जाए, चाहे अमेरिकी कांग्रेस हो जाए, बरतानवी पार्लियामेंट हो जाए, तो हमें उन सबको भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और अगेन लेकिन दुनिया को भी रियलाइज करने की जरूरत है कि मोदी सरकार जब जब गिरने लगती है, मोदी सरकार जब जब नाकाम होने लगती है, मोदी सरकार के खिलाफ जब खुद उनके मुल्क के अंदर आवाजें उठने लगती हैं, तो ऐसी ड्रामेबाजियां, ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये मोदी करता है। पुलवामा एक बहुत बड़ी मिसाल है। देखिए, दुनिया को तो पता है, दुनिया हमसे हो सकता है ज्यादा जानती हो। माजी में जब भारतीय पार्लियामेंट के ऊपर जब हमला हुआ था शाजिया, एक वहां पे कमेटी बनी थी जिसने इंक्वायरी करनी थी। निर्मला देश पांडे साहिबा उसकी सरबराह थी, वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और उसमें उन्होंने अफजल गुरु के हवाले से अपनी फाइंडिंग्स में बताया था कि भारतीय एजेंसियां उसकी सर्वेलेंस कर रही थी और अफजल गुरु को जाके गाए बगाए पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी भी लगानी पड़ती थी। तो ये कैसे हो सकता था कि वो इस तरह के किसी अटैक में मुलविस होता? तो ये दुनिया को भी पता है। इस तरह जो माजी में और भी बहुत सारे ऐसी मिसालें हम दे सकते हैं, लेकिन हमने अपना मुकदमा पेश करना है। थोड़ी सी हमारी इकोनॉमिक पोजीशन कमजोर है, थोड़ी सी हमारी पॉलिटिकल पोजीशन कमजोर है, हमारी थोड़ी नहीं बहुत फाइटिंग है, थोड़ी नहीं बहुत, और जिसको ठीक होते होते अरसा लगेगा और बहुत अरसे तक शायद ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़े। दुरुस्त कह रही हैं, हार्श रियलिटी है, बट वन मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक। मुझे ये लगता है कि अगर हम पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर एक हो जाएं और कम से कम जो कुछ चीजें हैं उनके ऊपर हम एग्री कर जाएं, तो हम एक बेहतर तरीके से अपनी आवाज उठा सकते हैं। चाहे हुक्मरान हो या अपोजिशन हो, इन सब को इस मौके के ऊपर एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि जहां पे इस वक्त शाजिया हमने किसी सियासी जमात का या किसी एक ग्रोह का या किसी एक इदारे का मुकदमा नहीं पेश करना। इस वक्त ये पाकिस्तान की बारी है, इस वक्त ये पाकिस्तान का मुकदमा है और इसमें हम सब ने अपना किरदार अदा करना। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तजिया काज़मी साहब मेरे साथ थे। शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाजरीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।